तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से बिजली घर की तरह कार्य करने वाला है, जो कि सभी कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जीवन की मूलभूत इकाई लेकर आया हूँ। बेटा इसके पहले जो है कुछ पार्ट्स जो हैं आ चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। साथ ही आप जो कि इसके बेसिक पार्ट्स हैं उनको अवश्य देखें, साथ में अपने राय अवश्य दिया करें। तो बच्चों हम देखते हैं इसका अगला जो है हमारा टॉपिक, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जिसके बारे में हम देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली में हम पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का बिजली घर के नाम से हम जानते हैं। और साथ में क्लोरोप्लास्ट जो होता है इसे हम कोशिका का किचन, जिसको हम बोलते हैं रसोई घर के नाम से जानते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया किस तरीके से हमारे शरीर में कार्य करता है और क्लोरोप्लास्ट हमारे कोशिकाओं में किस तरीके से कार्य करता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं कैसे होता है। तो यदि हम देखते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से क्या है? बिजली घर है। बिजली घर का मतलब होता है यह ऊर्जा का निर्माण करता है, एनर्जी का फॉर्मेशन का कार्य करता है। एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे करता है, ऊर्जा का निर्माण कैसे करता है? तो ये ऊर्जा का निर्माण करता है बाय द ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन होता क्या है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तो उसे ऑक्सीश्वसन कहा जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में, हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन आता कहाँ है, कहां से है? तो यदि हम देखें तो हमारे शरीर में यानी मानवों के शरीर में बाय द रेस्पिरेशन, श्वसन के थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इंटर करती है। और हमारे हर कोशिका में पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीश्वसन द्वारा ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी का निर्माण करने का कार्य करते हैं। यदि हम देखें तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका हम ग्रीक भाषा में दो शब्दों में, अर्थात माइटो मतलब होता है धागा या सूत्र, कणिका मतलब जो होता है कणिका, यानी कॉन्ड्रिया मतलब कणिका, कणिका का मतलब होता है कण, कणिका का मतलब क्या होता है? कण। ठीक है, तो धागा और कणिका यानी धागा और कणिका से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं सूत्र कणिका। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं? सूत्र कणिका के नाम से भी बेटा हम जानते हैं। इन्हीं चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा और किस नाम से हम जानते हैं? सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। अब इसके हम डिस्कवरी के बारे में, खोज के बारे में बात करते हैं। खोज है क्या? तो खोज सन 1880 में कोकिलर, क्या है? कोलिकलर, कोलिकर जो है, सॉरी कोलिकर जो है सर्वप्रथम कीटों की पेशियों पे, कीटों की पेशियां मतलब इंसेक्ट जो होते हैं, जिनको आप कीड़े बोलते हैं, कीड़े मकोड़े जिसको आप बोलते हो, तो उन्हीं कीड़े मकोड़े की पेशियों में जो है इन्होंने सबसे पहले इसे खोजा था। और फ्लेमिंग ने फाइला अर्थात अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था। ध्यान रखना, फ्लेमिंग ने इसे क्या बोला था? फाइला, और अल्टमान ने इसे जो है बायोप्लास्ट नाम दिया था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है सबसे पहली बात, तो जो कोकिलर जो है इन्हें सबसे पहले कहां पर खोजा था? कीटों की पेशियों में। ध्यान रखना, किसमें खोजा था? कीटों की पेशियों में। कहां पर खोजा था बेटा? कीटों की पेशियों में। ठीक है, तो ये कीटों की पेशियों में किसने खोजा था? ध्यान रखना, कोकिलर ने खोजा था। किसने खोजा था? कोकिलर ने खोजा था। ठीक है, साथ में फ्लेमिंग जो है इसे सबसे पहले क्या बोला था? फाइला बोला था। और वहीं पे अल्टमान ने इसे क्या बोला था? बायोप्लास्ट। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत आईएमपी क्वेश्चन है ये, कि अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से बताया था या क्या नाम दिया था? तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट किया था। तो ध्यान रखना, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, किसका? ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, अगला यदि हम देखते हैं बेंडा जिसको हम बोलते हैं, इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। तो ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया किसने किया है? बेंडा ने किया था। तो ध्यान रखना, कभी कभी आपसे आ जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो बेंडा ने किया था। किसने किया था? बेंडा ने किया था। ठीक है, कहा था। एफ मेस ने सन 1904 सर्वप्रथम इसे जो है पादप निम्फिया में खोजा। यानी जो एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है एफ मेवेस,
क्या नाम है, एफ मेवेज ने इसे सर्वप्रथम जो है किसमें खोजा था, पादपों निफिया में, पादप यानी प्लांट सॉइल में इसे क्या है खोजा था। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70% प्रोटीन, 0.5% आरएनए, 25% फॉस्फोलिपिड की कुछ मात्रा में डीएनए भी होता है। ध्यान रखना, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में 65 से 70% जो होता है प्रोटीन पाया जाता है, 0.5% क्या होता है, आरएनए होता है, साथ में 25% जो होता है फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। साथ में कुछ मात्रा में क्या होता है बेटा, डीएनए भी पाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ओके, तो ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ हैं जो कि इसमें क्या करते हैं, प्रोटीन निर्माण या ऊर्जा निर्माण में सहायक करते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में आपको देखोगे कि चारों तरफ यहां पर आप देखोगे कि चारों तरफ यहां पर ये जो संरचना पाई जाती है, इस तरीके से ये संरचना है बेटा, और ये संरचना को हम क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं। इसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और दोनों झिल्लियों के बीच में स्थान है, तो इसको हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है। तो आउटर झिल्ली और इनर झिल्ली, ये दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होता है बेटा। ध्यान रखना क्या होता है, आउटर झिल्ली और बाह्य झिल्ली। यहां पर जो है ये वाली समझ लीजिए बाह्य झिल्ली होती है, और ये अंदर वाली क्या होती है, आंतरिक झिल्ली होती है। क्या होती है, आंतरिक झिल्ली। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल आंखें देख खोलकर, ठीक है, नींद से बाहर आ जाइए। ठीक, आगे बात करते हैं। यहां पर कुछ ध्यान रखना, कुछ जो है उंगली के समान इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिखाई देंगे। इस तरीके से उंगली के समान, जिसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक, आपको प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बेटा हम बोलते हैं क्रिस्टी। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। तो इन फिंगर के समान, अंगुली के समान ये जो संरचनाएं आपको दिखाई दे रही हैं, इन अंगुली के समान संरचनाओं को क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टी बोलते हैं। इन अंगुली के समान संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अंगुली के समान संरचनाओं को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर जो है, किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले हम द्रव को क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, इसके अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले द्रव को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? साथ में इसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे से जो है इस तरीके से छोटे छोटे से दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। किसके समान बेटा, दाने के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इन दाने के समान संरचनाओं को हम बोलते हैं राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। और ये राइबोसोम जो होता है ये 70S प्रकार का होता है। ध्यान से समझिएगा, 70S टाइप का जो राइबोसोम होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है, और वही राइबोसोम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। समझ लेना, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपको जो है बिल्कुल एक संरचना दिख रही होगी। कौन सी संरचना दिख रही भाई, तो देखते हैं उस संरचना के बारे में। तो यहाँ पर ये धागे के समान संरचना आपको इस तरीके से गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ गुचड़ मुचड़ दिखाई दे रही है।
तो इस गुचुड़ मुचुड़ संरचना को हम क्या बोलते हैं? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनए। ठीक है, तो इस गुचुड़ मुचुड़ संरचना को हम क्या बोलते हैं? डीएनए। और ये डीएनए किसका काम करता है? आनुवांशिक पदार्थ का। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ का। किसका काम करता है बेटा? आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करता है। ठीक है, तो आप एक चीज समझने वाली बात यहां पर क्या है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का, अपना खुद का, स्वयं का क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, खुद का, स्वयं का। यहां पर इसके पास है राइबोसोम और डीएनए। इसके पास क्या है? खुद का राइबोसोम और डीएनए है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। स्वतः संश्लेषित कोशिकांग, स्वतः से ऊर्जा निर्माण करने वाला कोशिकांग बोलते हैं। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, साथ में इसके अंदर जो है ऊर्जा निर्माण करने वाले कुछ एंजाइम होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटीपी सिंथेटेज। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। एटीपी का निर्माण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक संरचना हो गई बेटा किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, आगे यदि हम बात करते हैं तो इसका औसत भाग यानी व्यास जो होता है 0.5 से 1 मिलीमीटर तक होता है। कितना होता है बेटा? 0.5 से 1 मिलीमीटर तक होता है। साथ में लंबाई जो है 5 से 8 म्यू होता है। प्रायः कोशिका में इसकी संख्या 5 से 5000 तक होती है। मतलब किसी भी कोशिका में इसकी संख्या जो होती है 5 से लेकर 5000 तक होती है। कोशिका का शक्ति गृह, जिसको हम बोलते हैं ऊर्जा गृह या बिजली घर, पावर हाउस भी कहते हैं, क्योंकि श्वसन द्वारा ऊर्जा एटीपी का उत्पादन कर यही होता है। मतलब क्या होता है? इसके हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि श्वसन द्वारा ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? यही करता है। कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का एक दोहरी इकाई कला से बनी संरचना होती है। मतलब ये क्या होता है? ये दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी संरचना होती। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है बेटा? दोहरी झिल्ली से बनी संरचना होती है। ठीक है, इसकी बाहरी कला मतलब बाहरी सपाट होती है। ठीक है, तथा दोनों कलाओं के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कला अवकाश या इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस यानी पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। यहां पर लिखा है कहीं? नहीं, ये लिखा है। तो ये क्या है? पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस। कैसे हम बोलते हैं? दोनों मेम्ब्रेन के बीच के जो खाली स्थान होता है उसे हम बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। आगे यदि हम बोलते हैं किसमें तरल भरा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में अधर द्रव भरा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। अधर द्रव को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? पक्का? अब इसके आंतरिक संरचना में कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक संरचना, यहां पर यदि आप देखोगे तो आंतरिक संरचना में आपको उंगली के समान फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, क्रिस्टी बोलते हैं। यहाँ पर देखो, आंतरिक कला में कई वलयों द्वारा उभारों गर्तों का निर्माण करती है, जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टी। यानी वही उंगली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। अगला यदि हम देखें, क्रिस्टी के अंदर अवकाश को आंतरिक क्रिस्टी अवकाश या इंटर क्रिस्टल स्पेस कहते हैं। ठीक है, अधर द्रव में कणिकाएं, यानी अधर द्रव का मतलब होता है मैट्रिक्स, यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके मैट्रिक्स में क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो होता है कणिकाएं मतलब राइबोसोम। तंतुक मतलब वही डीएनए, प्रोटीन, वसा, वृत्ताकार डीएनए एवं 70s राइबोसोम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में और क्या क्या पाया जाता है? तो यहाँ पर कणिकाएं होती है, तंतुक होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, वृत्ताकार नग्न डीएनए होता है और 70s का राइबोसोम होता है। साथ में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? श्वसन का कार्य करता है। ठीक है, यानी जो श्वसन का कार्य होता है वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक अद्भुत अंगक है, क्योंकि इसमें अपना
डीएनए एवं राइबोसोम। अभी मैंने बताया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतः से ऊर्जा निर्माण करने वाला अंगक होता है। ये खुद से एनर्जी का निर्माण करता है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं निर्मित करता है, अतः इस अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, वही हमने बोला सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीकरण श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करता है। अभी मैंने बोला कि माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन, श्वसनांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, साथ में ये वसा का उपचय करता है, यानी वसा को क्या करता है, यूटिलाइजेशन करता है, उपचय करने का कार्य करता है। शुक्राणुओं को गति हेतु ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब यदि आप देखोगे तो मान लीजिए ये शुक्राणु है और शुक्राणु का ये जो मिडिल पीस होता है यहाँ पर, तो ये जो है मिडिल पीस में जो होता है क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऊर्जा देने का काम करता है। किसको? शुक्राणुओं को चलने के लिए ऊर्जा देने का कार्य करता है, ठीक है। अगला, ऑक्सीकरण श्वसन क्रिया द्वारा एटीपी, एडीपी, ठीक से एटीपी का निर्माण करता है। मतलब ये ऑक्सीकरण द्वारा एटीपी, एडीपी से एटीपी का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया क्रैफ साइकिल यानी क्रैफ चक्र, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ना, फास्फोरिलेशन तंत्र द्वारा पूर्ण होती है। मतलब जो क्रेफ साइकिल होता है, ईटीएस होता है और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होता है, वो कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। कैल्शियम का संचयन एवं स्रावण करने का कार्य करता है। इतना काम कौन करता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है। अगला जो है प्लास्टिड। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया आपने देखा कि एक तरह से बिजली घर या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से यहाँ पर प्लास्टिड एक तरह से वर्णक होता है ना। वर्णक का मतलब होता है, जैसे आपने पिगमेंट देखा होगा, है ना, कलर करने के लिए आप पेंट लाते हो, तो उसी तरह से ये भी होता है, वर्णक होता है, जो पादपों में पाया जाता है। अब यदि हम देखें तो लवक केवल पादप कोशिकाओं में स्थिर होते हैं। मतलब लवक यानी जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं, ये केवल कहां पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लवक की भीतरी संरचना बहुस्तरी का मतलब क्या होता है? अलग अलग स्तरों में पाई जाती है, अलग अलग लेयर्स में पाई जाती है, ठीक है, वाली उपस्थित होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। लवक का बाह्य संरचना माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, यानी इसका जो बाह्य संरचना होता है, एक्सटर्नल संरचना होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। जैसा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह लवक में भी अपना खुद का डीएनए तथा 70S राइबोसोम उपस्थित होता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की तरह यानी लवक भी क्या करता है? खुद का डीएनए और राइबोसोम कंटेन करके रखता है। अतः यह भी स्वायत्त सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है। मतलब ये खुद से अपना एनर्जी निर्माण का कार्य करता है, ठीक है। रंग के आधार पर लवक निम्न प्रकार के होते हैं। मतलब रंग के आधार पर जो लवक है अलग अलग तरह के। पहला हरित लवक, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। यहां पर क्लोरोप्लास्ट को आपकी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में यदि आप देखोगे तो इसकी सबसे बाहरी जो संरचना होती है, इसकी जो बाहरी संरचना हो गई, फिर इसकी ये आंतरिक संरचना हो गई, ठीक है। इसके आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दो होती है। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य संरचना, और इनर मेम्ब्रेन को बोलते हैं आंतरिक संरचना, ठीक है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस, या इसी को हम एक नाम से और बोलते हैं पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें छोटे छोटे इस तरीके से चक्ति के नुमा संरचनाएं आपको दिख रही हैं। ये चक्ति नुमा संरचनाएं दिख रही हैं। तो इनमें एक चक्ति को हम क्या बोलते हैं?
थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। और इसके पूरे संरचना को हम जो है ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस पूरे संरचना को क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। और यदि हम देखें तो यहां पर इस पूरे संरचना एक को हम क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब दोनों एक से दूसरे थाइलाकॉइड को जोड़ने का काम ग्रेनम को जोड़ने का काम जो करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं क्या? इसको दोनों मेम्ब्रेन को जोड़ने का काम जो करता है तो इसको हम बोलते हैं इंटर थाइलाकॉइड डिस्क, या जो जिसको हम बोलते हैं, देखिए दोनों मेम्ब्रेन का क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ये जो है दोनों अलग अलग मेम्ब्रेन को जो है जोड़ने का काम कर रहा है, यानी दोनों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या? ध्यान रखिएगा, ये संरचना को हम बोलते हैं इंटर थाइलाकॉइड संरचना, यानी थाइलाकॉइड को जोड़ने के काम को हम क्या बोलते हैं? इंटर थाइलाकॉइड संरचना या स्ट्रक्चर जो है। ठीक है, दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एक थाइलाकॉइड से दूसरे थाइलाकॉइड को जोड़ने का काम कर रहा है, यानी एक ग्रेनम से दूसरे ग्रेनम को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है? छोटे छोटे से जो है डॉट लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं क्वांटासोम। क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। ठीक है, इनमें जो क्वांटासोम होते हैं इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। क्वांटासोम का काम क्या होता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में परिवर्तन, यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो इन ग्रेनम में पाए जाने वाले क्वांटासोम के द्वारा की जाती है। तो यहां पर यदि हम देखते हैं तो ये क्या है? ग्रेनम होता है। ठीक है, और ग्रेनम में क्या होता है? ग्रेनम थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड ल्यूमेन। ठीक है, अब इनमें क्या होता है? बीच में क्या होता है? इनमें क्या होता है? क्वांटासोम होता है। इनमें क्या होता है? ये इस तरीके से क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? क्वांटासोम होता है। और ये क्वांटासोम का काम होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने का कार्य कौन करता है? ये थाइलाकॉइड काम करता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इसी तरह से हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हरे रंग का लवक होता है। ठीक है, इसकी खोज जो है सिम्पर, किसने? सिम्पर ने की थी। यह पादपों में हरे रंग का कारण होता है। इसी लवक के कारण हरे पादप स्वापोषी यानी उत्पादक व धरती पर उनका जीवन संभव होता है। उदाहरण हरे पादप एवं क्या होता है? सावाल, जिसको हम बोलते हैं यूलोथ्रिक्स क्लामाइडो, यूलोथ्रिक्स होता है, यूलोथ्रिक्स। ठीक है, और क्लामाइडोमोनास जो होते हैं इसके कार्य होते हैं। यानी जो हरित लवक होता है ये हरे पादपों में पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का निर्माण कार्य करते हैं। कार्य क्या है? ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा भोजन है ना, कार्बन पदार्थ यानी ऑक्सीजन बनाने का कार्य करते हैं, यानी C6H12O6 जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो निर्माण होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे करते हैं। पौधों द्वारा ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है बाय द प्रकाश संश्लेषण। अगला है अवर्णी। अवर्णी का मतलब होता है जो कलर प्रदर्शित तो करते हैं लेकिन दूसरे कलर को प्रदर्शित करते हैं। ये सफेद या रंगहीन जो है लवक होते हैं जो अन्य प्रकार के लवकों में बदल सकते हैं। मतलब इनमें जो है अलग अलग जो कलरों में बदलने की कैपेबिलिटी, क्षमता पाई जाती है। अवर्णी लवक जो होते हैं अनेक पदार्थ जैसे मंड,
जिसको हम बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, तेल जिसको हम बोलते हैं इलियोप्लास्ट, प्रोटीन कण है ना एल्यूरोप्लास्ट का संग्रहण करते हैं। तो ध्यान रखना ये जो अवर्णीय लवक होते हैं ये मंड का, तेल का और प्रोटीन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं। ठीक है, इनका काम होता है तेल का एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोब्लास्ट और इलियोप्लास्ट का संग्रहण करना। ठीक है, उसके बाद जो होता है वर्णीय लवक, ये रंगीन हरे भाग को छोड़कर लवक होते हैं। ठीक है, यानी ये जो है एक अलग तरीके से होते हैं जो कि वर्णीय लवक के छोड़कर, हरे से छोड़कर होते हैं। ये पुष्पों फलों का रंग प्रदान करते हैं। ये कैरोटीनॉइड वर्णकों व लिपिड्स से भरपूर होते हैं। यानी इनमें क्या होते हैं, ये कलरफुल पिगमेंट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स वर्णक होते हैं। ठीक है, साथ में ये क्या होते हैं, इनमें लिपिड्स भरा होता है, यानी लिपिड्स से ये क्या होते हैं बेटा, भरपूर होते हैं। कौन होता है, ये लवक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिक्तिका, जिसको हम बोलते हैं रसधानी। ठीक है, अब रसधानी क्या होती है, तो आपने देखा था कि रसधानी जो होती है पादप कोशिका में पाए जाने वाली एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, खाली स्थान होता है। ठीक है, उस खाली स्थान में क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, साथ में सराउंडिंग में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब यहां पर यदि हम देखें तो यहां पर मान लीजिए यहां पर हमारे पास ये मान लीजिए रिक्तिका होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, झिल्ली, और इस झिल्ली को हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इसके अंदर जो है ये द्रव भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, और इस लिक्विड को हम बोलते हैं टोनोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, टोनोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोनोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना लिक्विड यानी मेम्ब्रेन के चारों तरफ की जो संरचनाएं पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और उसके अंदर जो द्रव भराता है इसको टोनोप्लाज्म बोलते हैं। साथ में यदि हम देखें तो ये जो रिक्तिका होती है ये अलग अलग प्रकार की होती है। कैसे अलग अलग प्रकार की होती है, यदि हम इसकी बात करते हैं, किसकी बेटा, रिक्तिका की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, रिक्तिका की बात कर रहे हैं। तो ये कैसी किस प्रकार की होगी, कैसे होगी, जरा देखिए। पहला ये जो होती है खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका का काम क्या होता है, खाद्य का संग्रहण करना। दूसरा जो होती है कौन सी होती है, वायु रिक्तिका। ये क्या करती है, वायु का संग्रहण करना। ठीक है, अगला जल रिक्तिका। ये क्या करती है, जल का संग्रहण करना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर यदि आप देखोगे तो रिक्तिका जो है अलग अलग प्रकार की हो रही है। खाद्य रिक्तिका, वायु रिक्तिका, है ना, और जल रिक्तिका के रूप में पाई जाती है, जिनका अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य होता है। ठीक है, तो यहीं पर यदि हम देखें तो रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्रहण करती है। मतलब ये जो है ठोस का भी और तरल पदार्थों का भी, दोनों तरह के पदार्थों का संग्रहण करती है। जिंत कोशिका में रसधानियां बहुत छोटी अथवा पादप कोशिका में बहुत बड़ी होती है। यानी ये जो है पादप कोशिका में जो बड़ी होती है, आपको मैंने दिखाया था बाय डायग्राम, और जो है जंतु कोशिका में छोटी होती, खाद्य रिक्तिका के रूप में पाई जाती है। लेकिन पादप में ये वायु रिक्तिका के रूप में पाई जाती है। कुछ पादपों में, किसमें, कुछ पादपों में कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी, केंद्रीय का रसधानी का मतलब होता है सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, का माप कोशिका के आयतन मतलब जो है 50 से 90% तक होता है। मतलब कुछ पादपों में जो है इसका आकार जो होता है ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है, यानी उसके केंद्रक से ज्यादा होता है। पादप में ही पाई जाने वाली
है ना, रचनात्मक एकक कलक की बनी होती, मतलब एकक कलक की मतलब होता है सिंगल लेयर की, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं, मतलब इसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। भरे द्रव को हम क्या बोलते हैं, सेल सेप, या इसी को हम बोलते हैं टोनोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, यह विभिन्न खाद्य पदार्थों एवं खाद्य जल का संग्रहण करती है। अभी मैंने बताया कि यह विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों का और खाद्य जलों का संग्रहण करने का कार्य करती है। अतः इसे कोशिका द्रव्य प्राकृतिक भंडार गृह यानी नेचुरल स्टोरेज हाउस भी कहा जाता है। ध्यान रखना, ये यूनिक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का कि नेचुरल स्टोरेज हाउस यानी नेचुरल संग्राहक जिसको है किसे कहते हैं, राजधानी को कहते हैं। ठीक है, इसे कार्यानुसार इसे हम कचरा पात्र भी कहते हैं, मतलब जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है सभी किसमें भर जाता है, इस रसधानी में भरता है, क्योंकि अपशिष्ट पदार्थों का संचय करती है। मतलब एक तरह से डस्टबिन, लाइक डस्टबिन में आप क्या करते हो, कचरा भरने का काम करते हो, तो ये कोशिका के अंदर भी इसका काम होता है कचरा को भरना, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल का उसको संग्रह करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे यदि हम देखते हैं तो ये उसकी संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल सेप, और इसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, अगला इसका कार्य यदि हम देखते हैं कोशिका झिल्ली का, कोशिका वैक्यूल का, तो कोशिका की स्फीति टर्जिटी को बनाए रखती है, यानी उसकी जो है टर्जिटी स्फीति को, यानी फूली अवस्था में हो उसको बनाए रखने के। यह वसा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जल आदि का संग्रहण करती है, मतलब ये किसका, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, जल का संग्रहण करती है। साथ में ये वर्णकों पिगमेंट को संग्रहित करता है, यानी ये वर्णकों को भी संग्रहित करने का कार्य करता है। अगला संकुचन द्वारा परासरण, उत्सर्जन आदि को नियंत्रित करता है, यानी परासरण का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस द्वारा उत्सर्जन का और परासरण आदि कार्यों का भी ये क्या करता है, संग्रहण करने का कार्य करता है। अपशिष्ट व अनावश्यक पदार्थों को संग्रहित करता है, मतलब ये जो टोनोप्लाज्म होता है यानी जो वैक्यूल होता है, अपशिष्ट का मतलब होता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता उसका, और साथ में किसका, अनावश्यक पदार्थ, अनावश्यक मतलब जो तुम्हारे काम का नहीं होता है उन सभी का क्या करता है, संग्रहित करने का कार्य करता है। कौन करता है भाई, वैक्यूल करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी आपको। अब उसके बाद आता है कोशिका विभाजन, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या है बेटा, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन होता क्या है, जब एक कोई कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, यानी जब सिंगल कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का निर्माण करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। ठीक, अब जैसे यहाँ जीवों में पुरानी मृत व क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की प्रतिस्थापित होकर वृद्धि के लिए नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और लैंगिक प्रजनन हेतु युग्मकों का निर्माण होता है। मतलब जो हमारी शरीर में किसी भी जीव में पुरानी मृत या क्षतिग्रस्त, पुरानी मतलब जो पुरानी हो चुकी है, मृत मतलब जिनकी डेथ हो चुकी है, क्षतिग्रस्त मतलब किसी कारण से वो क्या हो गई है, इंजर्ड हो गई है, उनको हटाकर उसकी वृद्धि के लिए और जनन के लिए जो कोशिकाओं का या युग्मकों का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो नई कोशिकाओं के बनने की क्रिया को या प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। यह विभाजन दो प्रकार, यानी कोशिका विभाजन दो प्रकार के। तो यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये क्या होता है, गुणसूत्र होता है। क्या होता है, गुणसूत्र होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली होती है। तो जब ये कोशिका हो गई, ये कौन सी कोशिका है बेटा, ये मातृ कोशिका होती है, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, जनक कोशिका बोलते हैं। ये जनक कोशिका विभाजित होकर दो ये किसका निर्माण करती है बेटा, पुत्री कोशिका का, पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये पुत्री कोशिका जो होती है समान होती है। ठीक है, तो यहां पर समान होती है मतलब दोनों आपस में क्या होगी, समान होंगी, तो इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, सब कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका का। ठीक है,
अब ये जो विभाजन होता है दो तरह के होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब समान विभाजन, अर्धसूत्री मतलब असमान विभाजन। समसूत्री यह जीवों में वृद्धि ऊतकों का मरम्मत में सहायता करता है, यानी जब जीवों की वृद्धि हो रही, आपकी जो ग्रोथ हो रही है, जब आप कहीं दौड़ रहे हो अचानक से गिर गए हो, है ना, आप कहीं टूट फूट खुल गए हो, तो उसको ठीक करने का, है ना, आपकी मरम्मत करने का, है ना, आपकी वृद्धि जो छोटे से जन्म लिए थे, बड़ा यानी पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए हैं, तो इसका जो काम सभी करता है वो कौन करता है, ये करता ही है, यानी समसूत्री विभाजन। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, कौन सी कोशिका, मातृ कोशिका, विभाजित होकर दो समरूप संतत कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो क्या कहलाता है, समसूत्री विभाजन कहलाता है। संतत कोशिकाओं में मातृ कोशिका के समान ही गुणसूत्रों की संख्या होती है। मतलब यदि हम देखें कि मान लीजिए, क्या कर ले, मान लो, मानने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं मानना पड़ेगा, है ना, तो ये क्या है, मान लिया, ठीक है। अब मान लिए कि ये क्या है, मान लीजिए क्या है, एक कोशिका है, ठीक है, क्या है बेटा, एक कोशिका है, और इस कोशिका में ये क्या है, गुणसूत्र है, ठीक, क्या है, गुणसूत्र। अब ये कोशिका जो है विभाजित हो गई, ये क्या है, मातृ कोशिका है, ठीक है, ये मातृ कोशिका क्या हो गई, विभाजित हो गई, और ये मातृ कोशिका क्या की, जब विभाजित हुई तो इसमें दो कोशिकाओं का निर्माण किया, एक कोशिका ये हो गई, दूसरी कोशिका ये हो गई, और दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान है। दोनों कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या है बेटा, समान है, यानी जितना जो है पेरेंट्स में है उतना ही जो है डॉटर में है, यानी पुत्री कोशिकाओं में है। तो यहां पर ये बनने वाली जो नई कोशिका है, यहां पर इन नई कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, पुत्री कोशिका कहते हैं। इसमें यदि हम देखें तो गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र जो होता है मातृ कोशिका के समान होता है। मतलब यदि आप देखोगे तो इसमें जो है इक्वल विभाजन हुआ है, यानी यदि हम यहां पर बात करते हैं तो यहां पर क्या हुआ है, समान विभाजन हुआ है। क्या हुआ है बेटा, समान विभाजन हुआ है। समान विभाजन हुआ है तभी तो समान गुणसूत्र मिला है। इसी विभाजन को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं। नई चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगला है अर्धसूत्री विभाजन। अगला क्या है, अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया में जीवों की जनन कोशिकाओं अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक का निर्माण करती है ना। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि युग्मक कोशिकाएं यानी जनन कोशिकाओं, जनन कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं या ऊतकों की विशेष कोशिकाएं, है ना, विभाजित होकर किसका निर्माण करती है बेटा, युग्मक का निर्माण करती है। ठीक है, निषेचन के पश्चात ये संतत का निर्माण करती है, यानी निषेचन जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद ये संतत का निर्माण करती है। इस प्रकार के विभाजन को जो विभाजित होकर कोशिका विभाजित होकर दो की जगह चार नई संतत कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, एक अर्धसूत्री प्रथम और दूसरा होता है अर्धसूत्री द्वितीय। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है दो अवस्थाओं में पूर्ण होता है, पहला अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और दूसरा अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। प्रथम में क्या होता है, जब प्रथम में अर्धसूत्री प्रथम में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होती है विभाजित होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है, और द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में जो मातृ कोशिकाएं होती दो कोशिकाएं होती हैं वो समान विभाजन की प्रक्रिया द्वारा चार कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। कैसे, जरा देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर जो है मदर सेल होती है, मातृ कोशिका होती है, जिसमें क्या होता है जब विभाजन हुआ, प्रथम विभाजन हुआ, प्रथम मियोसिस हुआ, प्राथमिक मियोसिस हुआ, तो यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर जब दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ तो ये क्या हुआ, प्रथम मियोसिस हुआ, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, फिर से इसमें विभाजन हुआ,
तो ये क्या कहलाएगा, मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड हुआ, द्वितीय हुआ, तो इन दोनों कोशिकाओं में अब विभाजन हुआ। तो एक कोशिका से दो कोशिकाएं, अब इन दो कोशिकाओं से चार कोशिकाएं। तो इन चारों कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा, पुत्री कोशिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिकाएं कहते हैं। और इसमें क्या होता है, असमान विभाजन होता है। इसके पहले वाले में क्या हुआ था, समान विभाजन हुआ था, लेकिन असमान विभाजन हुआ। कैसे, जरा देख लीजिए। इन दो कोशिकाओं में कुछ, एक इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है। तो आप देखोगे कि इनमें क्या हुआ है, असमान विभाजन, इक्वल नहीं हुआ है। आप देख रहे हो कि इसमें आधा पार्ट क्या है, लाल है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट क्या है, जो है थोड़ा सा आसमानी कलर का है। यहाँ पर पूरा ही है, इसमें पूरा रेड है, तो इसमें थोड़ा सा पार्ट रेड है। इसमें पूरा जो है आसमानी कलर के, इसमें जो है पूरा क्या है, थोड़ा सा रेड है, और क्या है, दूसरे कलर का। तो इस तरीके से इनमें क्या हुआ है, असमान विभाजन नहीं हुआ है। जब असमान विभाजन न हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और ये विभाजन कहाँ होता है, तो ये विभाजन होता है युग्मक कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है, युग्मक कोशिकाओं में होता है। साथ में कहाँ होता है, लैंगिक अंगों में होता है, अंगों में पाया जाता है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, युग्मक कोशिकाओं में, साथ में लैंगिक अंगों में पाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये बेटा हो गया माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन, जिसके द्वारा जो है हम ये समझ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन द्वारा समान कोशिकीय विभाजन होता है, जो कि हमारे बॉडी की ग्रोथ, हमारे वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए जिम्मेदार होता है। वहीं अर्धसूत्री विभाजन केवल युग्मकों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नई चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। तो आपने ये देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बच्चों आपने क्या देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया एक तरह से पावर हाउस की तरह कार्य कर रहा है। वहीं पर क्लोरोप्लास्ट जो होता है एक रसोई घर की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन दोनों कोशिकांग जो होता है स्वतः यानी सेमी कंजर्वेटिव स्वतः ऊर्जा निर्माण का कार्य करते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा अच्छा यूनिक आपने को देखने को मिला कि एक कोशिका जो होती है समान विभाजन द्वारा दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर रही है, वहीं पर उसी तरह की एक दूसरी कोशिका जो है विभाजन द्वारा दो नहीं चार असमान कोशिकाओं का निर्माण कर रही है। तो बच्चों अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए, साथ में अपनी पढ़ाई को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्रीको एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट सेक्शन में जो है अवश्य दिया करें, जिससे हमें उससे आपको पढ़ाने की और अच्छी ऊर्जा मिलती है। हमें ये लगता है कि हमारे बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। साथ में अपने दोस्तों को अवश्य बताएं कि इस चैनल पे सभी क्लासेस के सभी वीडियो आपको सभी सब्जेक्टों को अवेलेबल होंगे, मिल जाएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद बेटा।